बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। लफ्ज़ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्स होना। जैसे आपको हाइब्रिड कार्स का पता है, ये ऐसी कार्स होती हैं जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे चल जाती हैं। यानी कि हाइब्रिड कार्स इलेक्ट्रिसिटी कार्स और गैसोलीन कार्स का मिक्सचर होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी इज जनरली रिगार्डेड एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। वैलेंसी को आमतौर पे समझा जाता था कि ये है एक एटम के वैलेंस शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। However, this rule is disregarded in some cases such as beryllium, boron, carbon etc. लेकिन कुछ एटम में ये डेफिनेशन फिट नहीं आती। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है बेरिलियम और बोरोन की। बेरिलियम इसकी कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2, तो इसके अंदर तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी वैलेंसी होनी चाहिए 0। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2, क्योंकि बेरिलियम 2 बॉन्ड्स बनाता है। इसी तरह से बोरोन को देखें, 1s2 2s2 2px1, इसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए, लेकिन असल में इसकी होती है 3। बोरोन 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो वैलेंसी की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो इन एलिमेंट्स में फिट नहीं आ रही कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंसी। तो असल में वैलेंसी कहते होते हैं एक एटम की कंबाइनिंग पावर, कि वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हाउएवर बेरिलियम बोरोन कार्बन आर डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। बेरिलियम होता है डाइवैलेंट, डाइवैलेंट जिसकी वैलेंसी हो 2, ट्राइवैलेंट जिसकी वैलेंसी 3 हो, और टेट्रावैलेंट जिसकी वैलेंसी 4 हो। बोरोन ट्राइवैलेंट होता है और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो अब हम देखेंगे कि दिखने में जो वैलेंसी लग रही है, असल में इनकी वैलेंसी वो क्यों नहीं है, मुख्तलिफ क्यों है। To account for the valency of such elements, it is assumed that some of the paired electrons are uncoupled and promoted to the orbital of slightly higher energy within the same orbit before the atoms form chemical bond. इन लाइंस को समझते हैं। देखिए, जब बॉन्ड बनने का टाइम आता है तो इन एलिमेंट्स के कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और दूसरे हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से उन इलेक्ट्रॉन्स की प्रोमोशन हो जाती है। जैसे जब बेरिलियम बॉन्ड बनाने लगेगा तो इसके इस लास्ट वाले ऑर्बिटल 2s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसी में ही रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे जो आगे वाला ऑर्बिटल होता है उसमें चला जाएगा। यानी कि 2p में 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस वजह से इन एलिमेंट्स की वैलेंसी ऐसी होती है, दिखने में कुछ और लग रही होती है लेकिन बॉन्ड बनने के टाइम पे कुछ और होती है, क्योंकि बॉन्ड बनते वक्त इनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स की प्रोमोशन हो जाती है। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं तो ऑर्बिट वही रहता है, ठीक है। जैसे 2s में इलेक्ट्रॉन है तो 2p में चला जाएगा। ऑर्बिट आपको पता है ना, एटम के गिर्द ऑर्बिट होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके अंदर सिर्फ 1s होता है। सेकंड ऑर्बिट के अंदर 2s और 2p होते हैं। थर्ड के अंदर 3s 3p 3d होते हैं। तो अगर कोई खाली ऑर्बिटल मौजूद होता है उसी सेम शेल के अंदर, तो फिर पेयर में से इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके उस शेल के अंदर चला जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो और ज्यादा बॉन्ड क्रिएट हो सकें। इसी तरह से बोरोन की देखें, 1s2 2s2 2px1, इसके अंदर 2py और 2pz ये दोनों खाली हैं। तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2py में चला जाएगा और बोरोन की वैलेंसी बन गई 3। इसी तरह से देखें कार्बन को, 1s2 2s2 2px1 2py1, दिखने में लग रहा है वैलेंसी 2 है लेकिन असल में होती है 4। कैसे? 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा 2pz में और इस तरह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन को देखें, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, इसके अंदर कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है।
लिहाजा इसमें ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रोजन के 2s में से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी और में चला जाए, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रोमोशन के लिए उसके इस एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। द प्रोमोशन विल रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी, बट सच एनर्जी विल बी अवेलेबल फ्रॉम द हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन एडिशनल कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। जब रिएक्शन होता है तो उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट से एटम को एनर्जी मिल जाती है और उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोमोट हो जाते हैं। आगे इस टेबल के अंदर उन्होंने बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनकी वैलेंसीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लाइनस पॉलिंग ने दिया था। इसने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी तकरीबन इक्वल एनर्जी होती है, वो आपस में मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन एटम के अंदर होती है। जैसे आपने MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, वो तो कुछ इस तरह की थी कि दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ये वो वाली बात नहीं है। ये हम एक एटम की बात कर रहे हैं कि एक एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही आपस में मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। जैसे देखें, ये है एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ये दोनों मिक्स होके दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। वैसे आप देखें, s ऑर्बिटल की शेप भी मुख्तलिफ होती है, एनर्जी भी मुख्तलिफ होती है। p ऑर्बिटल की शेप भी और होती है, एनर्जी भी और होती है। लेकिन जब ये दोनों मिक्स होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो उनकी शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी। और जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, नए ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनेंगे। जैसे यहाँ पे दो आपस में मिक्स हुए हैं ना, एक s और एक p, तो नए ऑर्बिटल्स भी दो ही बनेंगे। अगर नेक्स्ट 3 हुए होते तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 3 बनते। वैसे तो हम इनकी डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे देखें, ये है एक s और दो p ऑर्बिटल्स, और ये तीनों मिक्स होके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और इन तीनों की शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है। और इसी बेस पे हम इन हाइब्रिडाइजेशन के नाम भी रख देते हैं। जैसे इसके अंदर एक s और p, ये दोनों मिक्स हुए हैं, तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर s और दो p आपस में मिले हैं, तो इसलिए इसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि p दो है। और जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं उनका नाम भी ऐसे ही होता है। ये दोनों होते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिलें तो उससे 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं ना, एक s और 3 p के, तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी टोटल 4 ही बनेंगे, और इन चारों की शेप सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, और इनका नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपको समझाने के लिए इस तरह से अलग अलग ऑर्बिटल्स मैंने बनाए हैं। एटम के अंदर ये चारों कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले ऐसे होंगे और sp हाइब्रिडाइजेशन वाले ऐसे होंगे। इस डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं। द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाए और उससे सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बने। जैसे कि दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं तो नए ऑर्बिटल्स भी दो ही बनेंगे, चार ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं तो नए ऑर्बिटल्स भी चार ही बनेंगे, और उनकी शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। नीचे टेबल के अंदर sp3, sp2, sp ऑर्बिटल्स इनको एक्सप्लेन किया है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, ये देखिए, जो यहाँ पे परसेंटेज के बारे में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर एक s है और एक ही p है,
तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसके अंदर 50% s का कैरेक्टर है और 50% ही p का कैरेक्टर है, क्योंकि दोनों ही एक एक हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखें, एक s और 3 p है ना, तो इसलिए जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं उसके अंदर 25% s का कैरेक्टर है और 75% p का कैरेक्टर है। यानी जितना s है p उससे 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि p 3 है और s सिर्फ एक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर 33% s का कैरेक्टर है और 66% p का कैरेक्टर है। यानी कि जितना s है p उससे डबल है। अब आगे हम इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन को एग्जांपल्स के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। sp3 hybridization, combination of 1s and 3p orbitals to produce 4 sp3 hybrid orbitals is known as sp3 और tetrahedral hybridization। एक s और 3 p orbitals आपस में मिक्स हों और उससे 4 sp3 hybrid orbitals बने, इसको कहते हैं sp3 hybridization या फिर tetrahedral hybridization। tetrahedral नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि टोटल 4 orbitals बन रहे हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, ये है S और ये है PX, ये है PY, ये है PZ। तो एक S और 3 P ये आपस में मिले तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 ऑर्बिटल्स बन गए। The hybrid orbitals are different than the pure s or p orbitals. They possesses the character of both s and p orbital in the ratio of 1:3। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो s या p इन दोनों से मुख्तलिफ हैं। ना वो अकेले s हैं, ना वो अकेले p हैं, बल्कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। उन ऑर्बिटल्स के अंदर s और p ये एक खास रेशो में मौजूद हैं। जैसे पहले मैंने आपको परसेंटेज के हिसाब से बताया था, अब यहाँ रेशो में लिखा हुआ है 1:3 कि s की रेशो होगी 1 और p की रेशो होगी 3। परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो s 25% होगा और p 75% होगा। These sp3 orbitals are directed towards the four corners of regular tetrahedron in which each angle is 109.5। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 कोनों पे चले जाएंगे जैसे कि टेट्राहेड्रन में होता है और इनके दरमियान एंगल होगा 109.5 का। आगे 3 एग्जांपल्स दी गई हैं, एक मीथेन मॉलिक्यूल की, एक अमोनिया की और एक वाटर की। तीनों को देखते हैं बारी बारी। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि सेंटर में कार्बन है और इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz खाली होता है। यहाँ उन्होंने गलती से लिख दिया है 2px0 आएगा 2pz0। और जब बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन हो जाती है। कार्बन का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियो के शुरू में कि इसके 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2pz में चला जाएगा और इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ताकि बॉन्ड भी 4 बन सकें। तो कार्बन अब बन गया टेट्रावैलेंट, यानी इसकी वैलेंसी है 4। अब ये चारों ऑर्बिटल्स यानी कि एक s का और 3 p का, अब ये चारों ऑर्बिटल्स मिल के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, कार्बन है, उसके गिर्द 4 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। इनको कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे। सिग्मा बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान। तो ये बन गया मीथेन का मॉलिक्यूल। अच्छा, मीथेन के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस तरह की बनेगी? टेट्राहेड्रल। विस्पर थियरी में हमने पढ़ा था ना, जब एक एटम के अंदर 4 बॉन्ड पेयर्स हों और कोई भी लोन पेयर ना हो तो उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ भी कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसके चारों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ही था और इसने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया की। नाइट्रोजन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। s में से इलेक्ट्रॉन की कहीं प्रमोशन नहीं होगी। इसके अंदर
नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स ही बनाएगा। अब नाइट्रोजन एटम के अंदर भी s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और इसमें से आप देखें 2s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि ये लोन पेयर है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो नाइट्रोजन के एक sp3 ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर मौजूद होता है और बाकी जो 3 sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो अब आप इसकी शेप बताएं किस तरह की होगी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक लोन पेयर मौजूद है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। इसकी शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल और एंगल बन रहा होगा यहाँ पे 107 डिग्री का। आगे है वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड्स ही बनाता है, ये डाइवैलेंट होता है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जो सेंट्रल एटम होता है बीच में वो करता होता है। जो उसके आसपास हम देख रहे हैं हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही। तो इसका भी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। और उन ऑर्बिटल्स में से आप देखें कि 2s और 2px इन दोनों के अंदर तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लोन पेयर के तौर पे काम करेंगे और बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल की शेप हो जाएगी एंगुलर, क्योंकि इसके अंदर है 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स और एंगल बन रहा होगा यहाँ पे 104 डिग्री का। ये जो शेप्स मैं आपको बता रही हूँ ये विस्पर थियरी के मुताबिक बता रही हूँ। उसमें इन शेप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से किस तरह की शेप्स बनती हैं। आगे है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2 p orbitals to produce 3 sp2 hybrid orbitals is referred to as sp2 trigonal hybridization। एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिलें और उससे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन या फिर इसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इसलिए। These orbitals are कोप्लेनर। कोप्लेनर यानी कि ये सेम प्लेन पे होते हैं। सारे ही आप समझ लें कि एक तरह से वो कह रहे हैं कि फ्लैट है, जैसे इस पिक्चर में भी देखें। These orbitals are कोप्लेनर। ये कोप्लेनर होते हैं यानी कि सेम प्लेन पे मौजूद होते हैं। Directed towards the corners of an equilateral triangle at angle of 120 degree to each other। और ये सपोज कर लें कि जैसे ट्राइएंगल 3 कॉर्नर्स वाला होता है, इसका स्ट्रक्चर वैसा होता है। ये ऑर्बिटल्स उसके कोनों पे मौजूद होते हैं और इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री का होता है। sp2 ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट देन आइदर s और p ऑर्बिटल। हमें पता ही है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं sp2 ऑर्बिटल्स वो प्योर s या प्योर p से डिफरेंट होते हैं और उनमें दोनों का कैरेक्टर मौजूद होता है। The fourth p atomic orbital, which is not involved in hybridization, remains unhybridized at right angle to the plane of the sp2 orbitals। तो क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और 2 p आपस में कंबाइन होते हैं, तो एक p ऑर्बिटल रह जाता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता और वो 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद रहता है। sp2 इस पिक्चर में भी देख लें, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिले और उससे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। sp2 hybridization provides a good model for describing the geometry of the molecules which contain carbon bonded to only 3 other atoms or groups such as ethylene और boron trifluoride। बोरोन ट्राइफ्लोराइड और इथाइलीन, इन दोनों की एग्जांपल्स को देखते हैं। बोरोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1। एक्साइटेड स्टेट यानी जब इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होगी तो ये बन जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1, यानी कि बोरोन है ट्राइवैलेंट। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स यानी कि एक s और 2 p आपस में मिलेंगे और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे।
और फिर वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड की शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है इसके अंदर। आगे है इथीन मॉलिक्यूल C2H4, इसको इथाइलीन भी कहते हैं। इसके अंदर सेंटर में 2 कार्बन एटम्स हैं जिन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। कार्बन की वैलेंसी अब आपको पता ही है कि टेट्रावैलेंट होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं हाइड्रोजन एटम के साथ और 2 बॉन्ड इसने दूसरी कार्बन के साथ बनाए हुए हैं। इस तरह से इसने अपने 4 बॉन्ड पूरे किए हैं। 2 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड है पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है, जिस ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इस तरह से जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है उसको छोड़ के बाकी एक s और 2 p ऑर्बिटल्स ये मिल के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। आगे है sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक s और एक p, ये 2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे और उससे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये दोनों कोलिनियर होते हैं, बिल्कुल सेम लाइन में मौजूद होते हैं और इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री का बन रहा होता है। जैसे कि इस पिक्चर में भी देख लें, एक s और एक p का है और वो दोनों आपस में मिले और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। 50% इसमें s का कैरेक्टर होता है, 50% ही p का कैरेक्टर होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। इथाइन मॉलिक्यूल C2H2 और बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इसके अंदर कार्बन कार्बन ने आपस में 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं और फिर वो दोनों कार्बन्स एक एक हाइड्रोजन के साथ भी अटैच होती हैं। 3 बॉन्ड्स में से आपको पता है कि एक सिग्मा होता है और बाकी दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। जो ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो इसका मतलब कार्बन सिर्फ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, यानी इसका एक s और एक p आपस में मिलेंगे और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और बाकी 2 p ऑर्बिटल्स जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे और इसका स्ट्रक्चर फिर कुछ इस तरह का बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 की। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, लेकिन इस 2s में से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके 2px में चला जाएगा और इसकी वैलेंसी बन जाएगी 2, यानी कि डाईवैलेंट। अब ये 2s और 2px ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और ये दोनों ऑर्बिटल्स क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे। और बेरिलियम क्लोराइड इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होती है क्योंकि सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं और कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत आसान है। वीबीटी, एमओटी, वेस्पर थ्योरी, ये सारी थ्योरीज पढ़ने के बाद हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक बहुत आसान है। अस्सलामुअलैकुम।